911 में आपकी क्या? बचाओ प्लीज, मुझे मदद चाहिए। मुझे मैम, नहीं पता मैम। मेरे मॉम डैड कहाँ हैं। शांत हो जाइए, क्या हो गया? कुछ लोग घर के अंदर घुस आए हैं ओके, और उन्होंने ओके। सारे पैसे चुरा लिए हैं और ओके, मेरे मैम, मॉम डैड मैम, नीचे मैम, चिल्ला सुनिए, रहे मेरी हैं। बात प्लीज सुनिए, मदद मैम, मेरी कीजिए। बात सुनिए। मैम, आप कहाँ हैं? एवेन्यू। एवेन्यू रोड? स्पेलिंग बताएंगे प्लीज? डैड, डैड कुछ नहीं होगा, मैं 911 पे कॉल कर रही हूँ। हेलो। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। दोस्तों, दुनिया में माँ बाप का वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जो अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकते। माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने और उन्हें बेहतर जिंदगी देने की पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें स्कूल एंड कॉलेजेस भेजते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में एक कामयाब इंसान बने। लेकिन अगर वही बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स को मार दें। ये वाकया कनाडा के सिटी मार्खम का है, जहाँ 8 नवंबर 2010 को जेनिफर ने अपने ही घर में कुछ लोगों को बुलवाकर अपने पेरेंट्स का कत्ल करवा दिया। जेनिफर की उम्र उस वक्त सिर्फ 24 साल की थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस कम उम्र में जेनिफर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जेनिफर के वालिद का नाम हैन पैन और माँ का नाम बिखा पैन था। ये दोनों वियतनाम में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। फिर 1979 में कनाडा में रिफ्यूजीज के तौर पर आ गए, जहाँ दोनों की आपस में मुलाकात हुई और इन्होंने कनाडा के शहर टोरंटो में शादी कर ली और मार्खम में सेटल हो गए। 1986 में इनकी पहली बेटी पैदा हुई, जिसका नाम इन्होंने जेनिफर रखा था। और फिर तकरीबन 2 साल बाद 1989 में इनके घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम फिलिक्स था। जेनिफर के फादर माग्ना इंटरनेशनल कंपनी में पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट में काम करते थे और जेनिफर की मदर कार पार्ट्स बनाती थी। जेनिफर के पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया था और वो चाहते थे कि जो अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिली उनके बच्चों को मिले। 2004 में उन्होंने ओंटारियो के शहर मार्खम में अपना घर खरीदा और वो सब एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। हेन के पास लक्सस और बिग के पास मर्सिडीज कार थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ जेनिफर के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट भी थे। ऐसे पेरेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उन्हें टाइगर पेरेंट्स भी कहा जाता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन और कामयाबी को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं। और ऐसे बच्चे जो टाइगर पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। यही कुछ हुआ जेनिफर के साथ, जिस वजह से उसने गलत काम और जुर्म की ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ फेलिक्स मैकमास्टर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। फेलिक्स ये डिग्री अपने फादर के कहने पर कर रहा था, क्योंकि उसके फादर चाहते थे कि वो भी वही काम करे जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, यानी कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन फेलिक्स को उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो एक्चुअल में कार डिज़ाइनर बनना चाहता था, जो कि टोटली डिफरेंट फील्ड थी। जेनिफर स्टडीज़ में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। उसने 4 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू किया और आइस स्केटिंग में वो ओलंपिक एथलीट बनना चाहती थी, लेकिन नी इंजरी की वजह से वो कभी भी ओलंपिक में कम्पीट नहीं कर सकी। जेनिफर के पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद भी वो स्कूल स्टडीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और इसी प्रेशर की वजह से उसने स्कूल की फेक रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर दिए और हैरानकुन तौर पर उसके पेरेंट्स को भी उन रिपोर्ट कार्ड पर शक नहीं हुआ। जेनिफर मैरी वॉर्ड कैथलिक स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसके लो ग्रेड्स और ख़राब बिहेवियर की वजह से उसे स्कूल से निकालकर किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। इसी वजह के चलते उसके पेरेंट्स ने और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस शुरू कर दी। अब वो खुद उसको स्कूल छोड़ने और पिक करने जाते थे, हत्ता कि अगर उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जाना होता तो उसके पेरेंट्स के साथ जाते थे। जेनिफर को अपना घर जेल लगने लग गया था और वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। फिर 11th ग्रेड में जेनिफर की मुलाकात डैनियल नाम के एक लड़के से हुई। वो जेनिफर से उम्र में 1 साल बड़ा था और स्कूल बैंड का मेंबर भी था। जेनिफर को म्यूजिक बहुत पसंद था, जिस वजह से इन दोनों की आपस में ट्यूनिंग हो गई और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन ये बात जेनिफर के पेरेंट्स को नहीं पता थी कि उनकी बेटी किसी लड़के को डेट कर रही है। स्कूल खत्म होने पर जेनिफर को राइसन यूनिवर्सिटी में अर्ली एडमिशन मिल गया,
लेकिन जेनिफर स्कूल में कैलकुलस के सब्जेक्ट में फेल हो गई थी, जिस वजह से यूनिवर्सिटी ने उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया। और ये बात जेनिफर अपने पेरेंट्स को उनके सख्त बिहेवियर की वजह से नहीं बता सकती थी। फिर जेनिफर ने यूनिवर्सिटी का भी फेक एक्सेप्टेंस लेटर बनाया और अपने पेरेंट्स को दिखा दिया। इस दफा भी उसके पेरेंट्स इसकी बीमारी को पकड़ नहीं पाए। जेनिफर के पेरेंट्स को फार्माकोलॉजिस्ट बनाना चाहते थे और यही वजह थी कि जेनिफर ने यूनिवर्सिटी का फेक एक्सेप्टेंस लेटर बनाया और ये भी बताया कि राइसन यूनिवर्सिटी के बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन लेगी और वहीं से अपनी फार्माकोलॉजिस्ट की डिग्री पूरी करेगी। लेकिन ये झूठ और पेरेंट्स का डर आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बुरे काम को अंजाम देने वाला था। अगले 2 साल तक जेनिफर अपने पेरेंट्स को यही धोखा देती रही कि वो यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि उसके पेरेंट्स को कैसे पता नहीं चला। 2 साल तक किसने यूनिवर्सिटी की फी पे की। जेनिफर भी पक्की खिलाड़ी थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि यूनिवर्सिटी ने उसको स्कॉलरशिप दी है और आप लोगों को कोई पैसे भरने की जरूरत नहीं है। वो अपने पेरेंट्स के सामने यूनिवर्सिटी की फेक स्टडी करती और डॉक्यूमेंट्स दिखाती, जिससे उसके पेरेंट्स को उस पर शक ना हो। इस तरह 2 साल गुजर गए और उसके पेरेंट्स को लगा कि वो राइसन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गई है और अब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एडमिशन मिल गया है, जिसके चलते उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि उसकी एक दोस्त है जिसका नाम टॉपेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के पास रहती है। अगर वो उसके साथ शिफ्ट हो जाए तो उसकी यूनिवर्सिटी से आने और जाने का वक्त बच जाएगा और वही टाइम वो स्टडीज में लगाएगी। ये बात सुनकर उसके पेरेंट्स मान जाते हैं, लेकिन असल में वो टॉपेज के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ शिफ्ट हो रही थी। इसी तरह और 2 साल गुजर जाते हैं और जेनिफर के पेरेंट्स को तो यही पता था कि जेनिफर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से ग्रेजुएट होने वाली है, जिस पर जेनिफर और डैनियल ने किसी के साथ मिलकर एक और फेक ट्रांसक्रिप्ट बनवाई जिसमें सब सब्जेक्ट्स में A ग्रेड था और ये बात भी रफा दफा हो गई। मसला तब हुआ जब जेनिफर ने पेरेंट्स को बताया कि वो सिक किड्स हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही है, लेकिन फाइनली उसके पेरेंट्स ने नोट किया कि उसके पास तो हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म और बैजेस भी नहीं है, जिस पे उन्होंने जेनिफर को बोला कि अब से वो उसे हॉस्पिटल ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि वो कहाँ काम करती है। ये सुनकर जेनिफर बुखला सी गई और बहाने बनाने लगी। जेनिफर की बातों से उसके पेरेंट्स का शक पक्का हो रहा था क्योंकि वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रही थी। फाइनली एक दिन उसके पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल छोड़ने गए, लेकिन जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर रुकी जेनिफर भागकर हॉस्पिटल में चली गई और उसके पेरेंट्स को ढूंढते ही रह गए, लेकिन हॉस्पिटल में जेनिफर उन्हें नहीं मिली। रात को जब जेनिफर घर वापस आई तो उसके पेरेंट्स ने उसे गुस्से से पूछा, लेकिन वो चुप रही और कुछ नहीं बताया। लेकिन बहुत ज्यादा डांट डपट के बाद जेनिफर ने मान लिया कि वो हॉस्पिटल में काम नहीं करती और ना ही उसने राइसन यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि वो टॉपर्स के साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ रहा करती थी। ये सब कुछ सुनकर जेनिफर के पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आया। उन्हें समझ लग चुकी थी कि उनकी बेटी गलत हाथों में जा चुकी है। इस वाकये के बाद उन्होंने जेनिफर की रेस्टोरेंट वाली जॉब भी छुड़वा दी। अब वो सिर्फ पियानो लेसन देने जाया करती थी। पेरेंट्स ने जेनिफर को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। अब वो कार की माइलेज पर नजर रखते थे कि कार कितनी चली है और पियानो क्लासेस के अलावा जेनिफर को ना कहीं जाने की इजाजत थी और ना ही किसी दोस्त से मिलने की। लेकिन जब भी जेनिफर को मौका मिलता वो डैनियल से मिलने जाती। कुछ टाइम ऐसे ही गुजर गया, लेकिन फिर से जेनिफर के पेरेंट्स को पता चल गया कि वो डैनियल से मिलती है, जिस पर उसके पेरेंट्स ने उसे घर से निकलने की धमकी दी। दूसरी तरफ डैनियल भी जेनिफर के एक्सक्यूजेस सुनकर थक चुका था कि वो आपस में मिल क्यों नहीं सकते। डैनियल ने इस ड्रामे को खत्म करने के लिए जेनिफर से ब्रेकअप कर लिया और ये बात एक्सेप्ट करना जेनिफर के लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो सब कुछ डैनियल के लिए ही कर रही थी। कुछ ही टाइम में डैनियल ने न्यू गर्लफ्रेंड बना ली, लेकिन जेनिफर अभी भी डैनियल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती थी, जिस पर डैनियल की न्यू गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन ने 2-3 लड़कों को भेजकर उसको डराया धमकाया कि तुम डैनियल से दूर रहो। इसके कुछ ही दिनों बाद जेनिफर को गन की गोली भी मिली, जिसका मतलब था कि अगर तुम डैनियल से दूर ना गई तो अंजाम बुरा होगा। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर स्प्रिंग 2010 में जेनिफर की मुलाकात अपने बहुत पुराने दोस्त एंड्रयू से हुई, जिसने बातों ही बातों में जेनिफर को बताया कि एक दफा उससे अपने फादर को मारने का पक्का प्लान बनाया था, लेकिन फिर उसने प्लान चेंज कर दिया और यहीं से जेनिफर के दिमाग में ये आइडिया आया
कि इसकी जिंदगी इसके पेरेंट्स के बगैर कितनी अच्छी होगी और जिंदगी में वो जो काम करना चाहती है और जिसके साथ रहना चाहती है उसको रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। फिर जेनिफर ने एंड्रयू को उसकी जिंदगी में हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, जिसपे एंड्रयू ने जेनिफर की मुलाकात रिकार्डो डनकन नाम के एक लड़के से करवाई और जेनिफर के मुताबिक उन्होंने जेनिफर के डैड को जहां वो काम करते थे उस बिल्डिंग की पार्किंग लॉट में मारने का प्लान बनाया और इस काम के लिए उसने रिकार्डो को $1500 दिए जो कि उसने पियानो लेसन देकर कमाए थे। लेकिन रिकार्डो वो पैसे लेकर भाग गया और उसने जेनिफर का काम नहीं किया। फिर कुछ अर्से बाद डैनियल और जेनिफर दोबारा मिलने लगे और दोबारा से डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी जेनिफर के दिमाग से उसके पेरेंट्स को मारने का प्लान खत्म नहीं हुआ था, जिसके चलते दोबारा इन्होंने जेनिफर के पेरेंट्स को मारने का प्लान बनाया। और इस दफा के प्लान में सिर्फ डैड को ही नहीं बल्कि दोनों पेरेंट्स को मारने का प्लान था। उन्होंने इस काम को अंजाम देने के लिए हिटमैन हायर करने का सोचा कि जो पेरेंट्स को मारने के बाद $500,000 इंश्योरेंस से मिलेंगे उससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। डैनियल ने जेनिफर को आईफोन दिया जिस पर वो क्राइम रिलेटेड सारी बातें करते थे। जेनिफर के पास एक और भी फोन था जो कि उसके पेरेंट्स ने लेकर दिया हुआ था, जिसमें वो नॉर्मल अपने पेरेंट्स से बातें किया करती। फिर एक दिन डैनियल ने अपने कॉन्टेक्ट से हिटमैन का अरेंज किया जिसका निकनेम होम बॉय और असल नाम लेनफोर्ड क्रॉफोर्ड था। उसने जेनिफर के पेरेंट्स को मारने के लिए $10,000 की डिमांड की। जेनिफर ने $10,000 पर डील कंफर्म कर दी और इन तीनों ने इस काम को अंजाम देने के लिए 8 नवंबर 2010 का दिन तय किया। लेनफोर्ड ने डैनियल और जेनिफर को बताया कि उसका एक और दोस्त डेविड भी इस काम में उनकी मदद करेगा। खैर आखिरकार 8 नवंबर की वो शाम आ गई। वो एक नॉर्मल दिन था। जेनिफर अपने कमरे में टीवी देख रही थी। जेनिफर के फादर हेन टीवी देखने के बाद तकरीबन 8:30 पे बेड पे लेट गए और जेनिफर की मदर एक डांस पार्टी में गई हुई थी। पार्टी से वो 9:30 बजे वापस आई। उसने अपने कपड़े चेंज किए और लिविंग रूम में आकर बैठ गई और टीवी देखने लगी। 9:35 पर डेविड ने जेनिफर को कॉल की। उन्होंने कुछ मिनट फोन पे बात की। इसके बाद वो अपने कमरे से निकलकर नीचे गई और अपनी माँ को गुड नाइट बोला जो कि उस वक्त टीवी देख रही थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने आहिस्ता से मेन डोर को अनलॉक कर दिया। इसके बाद जेनिफर ने रूम में वापस जाकर अपने कमरे की लाइट 3 से 4 दफा ऑन ऑफ की जो कि बाहर खड़े हिटमैन को सिग्नल था कि वो घर में आ जाए। और फिर 10:05 पर जेनिफर और डैनियल की कुछ मिनटों के लिए दोबारा फोन पर बात होती है और इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे को मैसेज भी किया था जिसमें से एक मैसेज था VIP एक्सेस, जिसका मतलब ये था कि अब तुम घर में दाखिल हो सकते हो। बाद में उनके साथ एक और हिटमैन जिसका नाम एरिक था भी शामिल हो गया था। अब 3 हिटमैन लेनफोर्ड, डेविड और एरिक के साथ साथ डैनियल भी जेनिफर के घर के बाहर खड़ा था। तभी लेनफोर्ड, डेविड और एरिक फ्रंट डोर से घर में घुस गए। उनमें से घर के ऊपर वाली मंजिल पर गया और जेनिफर के फादर को नीचे ले आया और फिर एरिक दोबारा ऊपर गया और जेनिफर को भी नीचे ले आया। उन्होंने जेनिफर के हाथ कमर के पीछे बांध दिए। इस वक्त जेनिफर के पेरेंट्स उन लड़कों से जेनिफर को छोड़ने का बोल रहे थे और कह रहे थे कि उसको कोई नुकसान न पहुंचाए। इसके बाद उन्होंने जेनिफर के दोनों पेरेंट्स को गोली मार दी और यही वो वक्त था जब जेनिफर ने 911 पे कॉल की और जो शख्स कॉल के दौरान पीछे से चिल्ला रहा था, मैम आप कहाँ हैं? एवेन्यू। एवेन्यू रोड, स्पेलिंग बताएंगे प्लीज? डैड डैड कुछ नहीं होगा, मैं 911 पे कॉल कर रही हूँ। हेलो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वो जेनिफर के फादर थे जो अभी तक मरे नहीं थे। उनकी बीवी उनके सामने मरी हुई पड़ी थी और एक गोली उनके चेहरे पर लगी थी। वो दर्द से चिल्ला रहे थे। तभी वो तीनों लड़के घर से भाग गए। वहां से निकलते वक्त एक नेबर ने उन्हें खून में लथपथ कपड़ों में देख लिया और नेबर ने भी 911 पर कॉल कर दी। तभी वहां पर पुलिस और एम्बुलेंस पहुंच गई। उन्होंने उसी वक्त जेनिफर के फादर को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जहां उन्हें इंड्यूस कोमा में रखा गया। उसी रात पुलिस ने जेनिफर से इंट्रोगेशन की जहां उसने पुलिस को बताया कि 2 लोग घर में एंटर हुए
और पैसे मांगने लगे, जिस पर जेनिफर ने घर में मौजूद पैसे उनको दे दिए। इसके बाद वो दोनों उसके पेरेंट्स को डाउनस्टेयर्स ले गए और गोली मारकर फरार हो गए। लेकिन जब पुलिस ने घर की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें मेन डोर पर किसी किस्म की फोर्स यूज होने की निशानी नहीं मिली। यानी उन्हें शक हुआ कि दरवाजा किसी ने अंदर से खोला था। और जैसे कि जेनिफर ने कहा कि वो लोग पैसे मांग रहे थे, तो घर में और भी बहुत सी कीमती चीजें थीं, लेकिन उनमें से कुछ भी गायब नहीं था, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह। और जेनिफर के पेरेंट्स की कार की कीज भी वहीं पर थी। लूटने वालों ने कार भी नहीं चुराई। हालांकि जेनिफर के पेरेंट्स के पास काफी एक्सपेंसिव कार थी। दूसरा शक पुलिस में इस वजह से बना कि अगर उन्होंने जेनिफर के हाथ पीछे से बांध रखे थे तो उसने 911 को कॉल कैसे मिलाई और बात कैसे की, जिस पर उसने पुलिस ऑफिसर को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, जैसे कि इस वीडियो में देखा जा सकता है। इस पूरे मामले में फिलहाल सिर्फ जेनिफर ही वाहिद गवाह थी जिसकी बातें पुलिस सुन रही थी। जेनिफर की मदर का फ्यूनरल 15 नवंबर 2010 को था। पुलिस ने उस दिन भी यही नोट किया कि जेनिफर को किसी किस्म का दुख नहीं है, वरना अगर किसी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। पुलिस के साथ साथ वहाँ के नेबर्स को भी ये सिचुएशन अब स्केची सी लग रही थी, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स को मार दिया और जेनिफर को कोई खरोश तक नहीं आई, क्योंकि अगर वो चोरी करने आते तो सब विटनेस को मार देते। सिर्फ एक को छोड़ देने की वजह पुलिस को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर हादसे के 3-4 दिन बाद, यानी 12 नवंबर 2010 को जेनिफर के फादर को होश आ जाती है। उनके फेस पर गोली लगी थी, जिससे उनकी नेक फ्रैक्चर हो चुकी थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। अब पुलिस के पास जेनिफर के साथ साथ उसके फादर भी एज अ विटनेस थे। लेकिन इतनी बुरी हालत में ये कहना मुश्किल था कि उन्हें सब कुछ याद होगा कि नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्हें सब याद था। उन्होंने पुलिस को बताया कि जब वो लोग घर में दाखिल हुए तो जेनिफर उनसे बात कर रही थी, जैसे कि वो आपस में दोस्त हों, और उन्होंने जेनिफर के हाथ भी नहीं बांधे थे और वो उनके साथ घर में चल फिर रही थी। अब ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट जेनिफर के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग थी। पुलिस ने एक दफा फिर जेनिफर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। वो इंट्रोगेशन 9 आवर्स चली, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स ने जेनिफर पर इल्जाम लगाया ये देखने के लिए कि वो कैसे बिहेव करती है। और फिर आखिरकार जेनिफर ने सब सच बोल दिया कि किस तरह उसने अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को मारने का प्लान बनाया था। और फिर पुलिस ने उन लड़कों को भी ढूंढ लिया जो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। ये केस कोर्ट में 19 मार्च 2014 में शुरू हुआ और 10 महीने तक चला, जिसमें 50 से ज्यादा विटनेस ने गवाही दी। कोर्ट में जेनिफर ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स को मारने का प्लान कैंसिल करना चाहती थी, लेकिन प्लान को कैंसिल करने के लिए हिटमैन ने उससे और ज्यादा पैसों की मांग की जो उस वक्त उसके पास नहीं थे। लेकिन ये आर्गुमेंट जेनिफर के डिफेंस में बहुत वीक था, जो कि जज ने डिनाई कर दिया। कोर्ट के पास जेनिफर के टेक्स्ट मैसेजेस की हिस्ट्री थी, जिसमें 100 से ज्यादा मैसेजेस थे, जिसमें क्लियरली जेनिफर को पता था कि उसके पेरेंट्स के साथ क्या होने वाला है। फिर 13 दिसंबर 2014 को जो उस क्राइम में इन्वॉल्व था को लाइफ सेंटेंस की सजा हुई। अब वो सारी जिंदगी जेल में ही गुजारेंगे। इसके बाद जेनिफर के फादर और भाई ने कोर्ट ऑर्डर प्रोटेक्शन ले ली, जिसका मतलब ये था कि जेनिफर को जिंदगी में कभी भी अपने फादर और भाई से बात करने या मिलने की इजाजत नहीं है।